Assalamualaikum and warm welcome to our channel Learning is Power. We were discussing first year chemistry and we were discussing the first chapter of first year chemistry, which was basic concepts. In previous video we have learned about atom. In today's video we will discuss about history of atom. So the today topic is history of atom, and in previous video I have taught you about atom. So those students who are new on this channel, I will ask them to watch previous video to learn the basic concepts of atom and then watch this video. So they will understand easily what we have learned. So now we will start our today lecture, which is history of atom. तो बच्चों जो हिस्ट्री ऑफ एटम है, ये इसमें हम पढ़ेंगे कि एटम की हिस्ट्री क्या है। तो बच्चों इसमें बेसिकली 4 फेजेस हैं। जो पहली फेज है वो है हमारे पास, पहली फेज बच्चों हमारे पास ये है कि एल्डियर concept and Greek philosopher वर्क के एटम के बारे में जो एलियर कॉन्सेप्ट, शुरू का कॉन्सेप्ट और ग्रीक फिलोसोफर जो थे उनका इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है। तो बच्चों जो एलियर कॉन्सेप्ट था वो ये था कि मैटर जो है वो जो मैटर हमारे पास होती है वो सिंपल और इंडिविजुअल पार्टिकल्स की बनी होती है। तो एलियर कॉन्सेप्ट क्या था? एलियर इट वाज thought that matter was made up of simple indivisible पार्टिकल्स। ये था बच्चों हमारे पास एलियर कॉन्सेप्ट। अब बच्चों इसमें जो हमारे पास ग्रीक फिलोसोफर्स थे, उन्होंने हमारे पास जो ग्रीक फिलोसोफर थे उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया कि जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे, ग्रीक फिलोसोफर्स थॉट दैट matter could be divided into smaller and smaller particles, thus a basic unit could be reached which cannot be furtherly subdivided, which cannot be further subdivided। तो ये हमारे पास था ग्रीक फिलोसोफर्स का कॉन्सेप्ट। तो वो ये समझते थे कि मैटर जो होता है उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं स्मॉलर और पार्टिकल्स में, और आखिर पे डिवीजन करके एक ऐसा बेसिक यूनिट होता है हमारे पास जो कि हमारे पास फर्दरली सब डिवाइड नहीं हो सकता है। तो इसमें बच्चों ये ग्रीक फिलोसोफर्स भी आ गए। अब एक था बच्चों हमारे पास साइंटिस्ट जिसका नाम था डेमोक्रिटस। तो डेमोक्रिटस ने भी
एटम के ऊपर वर्क किया, और डेमोक्रिटस का जो वर्क है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि डेमोक्रिटस ने एटम के ऊपर क्या वर्क किया। तो बच्चों ये डेमोक्रिटस था, उसने ये जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, जो कि ये ग्रीक फिलासफर ने तो इनको कहा था कि ये फर्दर सब डिवाइडेड होते हैं, लेकिन जो एलियर थॉट किया जाता था कि मैटर जो होता है इंडिविजुअल पार्टिकल का बना होता है, तो वो जो ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं इनका उसने इनको एटम्स का नाम दे दिया। तो ये जो है इंडिविजुअल पार्टिकल्स को एटम का नाम किसने दिया? वो डेमोक्रिटस ने दिया था। तो डेमोक्रिटस कॉल्ड द इंडिविजिबल पार्टिकल्स ऑफ मैटर एज एटम। आप बच्चों ये जो हमारे पास एटम है ये एक हमारे पास ग्रीक वर्ड है। वर्ड एटम इज derived from Greek word which is atmos, means indivisible। के ये जो हमारे पास एटम का वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, जिस जो कि एटोमोस है, और उस एटोमोस का मतलब हमारे पास क्या होता है इंग्लिश में? इंडिविजुअल। अच्छा, तो आप बच्चों ये जो सारा ये जो ग्रीक फिलासफर ने जो इतनी भी ये कंट्रीब्यूट किया ना, इनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, यानी कि ये जो इनके कॉन्सेप्ट्स थे ये हाइपोथेटिकल थे, थ्योरेटिकल थे, बट वर नॉट एक्सपेरिमेंटल। तो द concepts of Greek philosophers were not based upon experimental प्रूफ। कि ये जो हमारे पास ये सारे ग्रीक फिलासफर का वर्क है, जो कि ये था कि जो बेसिक यूनिट ऑफ एटम होता है, बेसिक यूनिट जो होता है हमारे पास मैटर का, वो हमारे पास फर्टिलिटी सब डिवाइडेड नहीं होता है। और डेमोक्रिटस ने इस इंडिविजुअल पार्टिकल को एटम का नाम दिया था। और ये जो एटम है ग्रीक फिलासफर्स के मुताबिक ये हमारे पास सारी उन्होंने ये जितनी भी अपनी थ्योरीज दी थी वो किसी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के ऊपर बेस्ड अपॉन नहीं थी। तो बच्चों ये था ग्रीक फिलोसफर्स का वर्क। अब इसके बाद इसमें हमारे पास 17th सेंचुरी यानी कि 17वीं सदी में बच्चों हमारे पास इसके ऊपर एटम के ऊपर मजीद वर्क हुआ था। तो हमारे पास ग्रीक फिलोसफर्स के बाद जो इसके ऊपर बच्चों हमारे पास काम किया था वो हमारे पास किसने किया था? वो हमारे पास 17th सेंचुरी में फिर हमारे पास डिफरेंट जो थे साइंसदान उन्होंने इसके ऊपर काम किया था। डिफरेंट जो साइंटिस्ट है उसने इसके ऊपर काम किया था। तो अब हम देखेंगे कि लेट 17th सेंचुरी में एटम के बारे में क्या हुआ था। तो बच्चों जो लेट 17th सेंचुरी थी उसमें हमारे पास लेट 17th सेंचुरी में हमारे पास क्वांटिटेटिव कंपोजिशन जो होती है सब्सटेंसेस की वो स्टडी की गई थी। एक क्वांटिटेटिव होता है एनालिसिस और एक होता है क्वालिटेटिव। तो 17th सेंचुरी के आखिर पे जो हमारे पास क्या था? क्वांटिटेटिव जो थी वो हमारे पास स्टडी की गई थी। क्वांटिटेटिव कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस के सब्सटेंस में
जो उसके अंदर अज्जा हैं वो किस क्वांटिटी में हैं, यानी कि उनकी क्वांटिटेटिव कंपोजिशन क्या है, तो वो लेट 17th सेंचुरी में स्टडी की गई थी। तो बच्चों लेट 17th सेंचुरी में हमारे पास क्या हुआ था, क्वांटिटेटिव कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस वाज स्टडीड, और ये फिर जो क्वांटिटेटिव कंपोजिशन थी ये सब्सटेंसेस की, उससे ये हमारे पास सामने आया था कि जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं उसमें फ्यू एलिमेंट्स यानी कि चंद एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं। तो ये जो क्वांटिटेटिव कंपोजिशन के जो स्टडी थी वो उससे हमें ये पता चला, यानी कि उससे हमें ये पता चला कि few elements are present in many different substances के लेट 17th सेंचुरी में हमारे पास क्या हुआ था कि सब्सटेंसेस की क्वांटिटेटिव कंपोजिशन के बारे में स्टडी किया गया था, और क्वांटिटेटिव कंपोजिशन में ये बात सामने आई थी कि जो हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं उनमें फ्यू एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि चंद एक आइटम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। एक ये बात सामने आई थी, और एक ये बात सामने आई थी कि दूसरी बात बच्चों हमारे पास ये थी कि जो होते हैं एलिमेंट्स वो कैसे मिलते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, और फिर कैसे कंपाउंड को हम एलिमेंट में ब्रेक कर सकते हैं। तो दूसरी बात जो हमारे पास सामने आई थी 17th सेंचुरी में वो ये थी कि इट वाज आल्सो स्टडीड दैट हाउ एलिमेंट्स combine to form compounds and compounds could be broken into एलिमेंट्स। तो लेट 17th सेंचुरी का क्या था एटम के बारे में कि एक तो क्वांटिटेटिव कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस के बारे में स्टडी किया गया था, जिससे हमें ये पता चला था कि डिफरेंट सब्सटेंसेस में हमारे पास फ्यू एलिमेंट्स होते हैं, और इसके अलावा हमें ये पता चला था कि ये जो फ्यू एलिमेंट्स होते हैं ये कैसे कंबाइन होते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, और फिर उन कंपाउंड को वापस एलिमेंट्स में कैसे ब्रेक किया जा सकता है। तो ये था बच्चों एटम के बारे में लेट 17th सेंचुरी में जो साइंटिस्ट ने वर्क किया था। इसके बाद बच्चों एटम के बारे में जो डाल्टन ने भी एक अहम काम किया था। तो अब हम देखते हैं कि डाल्टन ने एटम के बारे में क्या काम किया था। तो नेक्स्ट इज व्हाट इज डाल्टन्स वर्क। तो बच्चों जो हमारे पास डाल्टन्स वर्क है उसमें हमारे पास यह दिया गया था कि 1808 में जॉन डाल्टन एक थे हमारे पास इंग्लिश स्कूल टीचर, जॉन डाल्टन हु वाज एन इंग्लिश स्कूल टीचर। ये जो जॉन डाल्टन थे इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है एटम की बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। तो बच्चों डाल्टन ने क्या किया था, डाल्टन हमारे पास एक
इंग्लिश स्कूल टीचर थे, उन्होंने 1808 में एक लॉ जो था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो थे, ये दो लॉ बेसिकली पहले से मौजूद थे। तो जो जॉन डाल्टन थे, उन्होंने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन थे, इसको उस जॉन डाल्टन ने एटम के कॉन्सेप्ट की बेस पे उसने एक्सप्लेन किया था। यानी कि जॉन डाल्टन ने जो किया था बेसिकली वो उन्होंने ये किया था कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन था, उस इन दो लॉज को जॉन डाल्टन ने कॉन्सेप्ट ऑफ एटम की बेस पे उन्होंने इन दो लॉज को एक्सप्लेन किया था। और इससे फिर जब उन्होंने एक्सप्लेन किया था तो उन्होंने एक अपनी थ्योरी भी दी थी। ही एक्सप्लेन्ड, यानी कि जॉन डाल्टन एक्सप्लेन्ड एन एटॉमिक थ्योरी, जो कि उन्होंने इन दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को जब उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ एटम की बेस पे एक्सप्लेन किया था, तो उन्होंने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी भी दे दी थी। तो वो जो उनकी एटॉमिक थ्योरी थी, उसका जो मेन पोस्टुलेट है वो अब मैं आपको बताता हूँ कि अकॉर्डिंग टू मेन postulate of Dalton's theory, all matter is composed of atoms of different elements which differ in their properties, प्रॉपर्टीज। तो बच्चों ये था हमारे पास डाल्टन वर्क। डाल्टन वर्क क्या था कि उन्होंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटम था उसको उसकी बेस पे कॉन्सेप्ट ऑफ एटम की बेस पे उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। और फिर उन्होंने जब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कॉन्सेप्ट ऑफ एटम पे की बेस पे जब उन्होंने एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने एक अपनी एटॉमिक थ्योरी दी, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि जो मैटर होती है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम पे कंपोज होती है और वो अपनी प्रॉपर्टीज में भी डिफर करते हैं। इसके बाद जो बच्चों एटम पे वर्क किया था, वो बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट वर्क था वो बच्चों हमारे पास था बेर्ज़ेलियस वर्क। तो नेक्स्ट डाल्टन वर्क के बाद किन्होंने इस पे वर्क किया था एटम पे, वो थे बेर्ज़ेलियस। तो अब हम देखेंगे कि बेर्ज़ेलियस ने एटम के ऊपर क्या वर्क किया। तो बच्चों जो बेर्ज़ेलियस थे बेसिकली ये एक स्वीडिश केमिस्ट थे। स्वीडिश केमिस्ट जे बेर्ज़ेलियस ये बच्चों हमारे पास एक स्वीडिश केमिस्ट थे। तो इन्होंने बच्चों हमारे पास क्या किया था कि इन्होंने एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को डिटरमाइन किया था। इन्होंने क्या किया था, डिटरमाइंड different atomic masses of elements। तो बच्चों बेर्ज़ेलियस ने क्या किया था, बेर्ज़ेलियस ने हमारे एलिमेंट्स हैं उनके उसने क्या किए थे, एटॉमिक मासेस को उसने डिटरमाइन किया था। तो स्वीडिश में से जे बेर्ज़ेलियस उन्होंने एटॉमिक मासेस को एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को उन्होंने हमें
क्या किया था, डिटरमाइन करके दिया था। और बच्चों ये जो बर्ज़ेलियस की जो वैल्यूज़ थी, बर्ज़ेलियस की जो एटॉमिक मासेस की वैल्यूज़ थी वो जो होते हैं, मैनी ऑफ हिज वैल्यूज़ आर वेरी क्लोज टू मॉडर्न वैल्यूज़ ऑफ एटॉमिक मासेस। मॉडर्न वैल्यू ऑफ एटॉमिक मासेस। तो बच्चों बर्ज़ेलियस ने क्या किया था, बर्ज़ेलियस ने इतना किया था कि जो एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को उन्होंने डिटरमाइन किया था। ये बर्ज़ेलियस जो कि स्वीडिश केमिस्ट थे, उन्होंने एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को डिटरमाइन किया और जो इनकी एटॉमिक मासेस की वैल्यूज, ये बर्ज़ेलियस ने डिफरेंट एलिमेंट की जो एटॉमिक मासेस की वैल्यूज दी थी वो मॉडर्न जो वैल्यूज हैं एटॉमिक मासेस की उनके बहुत क्लोज है। तो ये था बर्ज़ेलियस का वर्क। उसके अलावा बर्ज़ेलियस जो थे इन्होंने एक और काम भी किया था और वो ये था कि बर्ज़ेलियस जो थे उन्होंने एक बहुत ही वेल नोन सिस्टम दिया था। तो इन्होंने बच्चों एक बेसिकली सिस्टम डेवलप किया था ऑफ गिविंग सिंबल्स टू एलिमेंट्स। तो बच्चों ये था बर्ज़ेलियस वर्क इन हिस्ट्री ऑफ एटम। तो हिस्ट्री ऑफ एटम में बर्ज़ेलियस ने क्या किया था कि इन्होंने एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को डिटरमाइन किया था और उनकी जो उन्होंने जो डिफरेंट एलिमेंट की जो एटॉमिक मासेस की वैल्यूज हमें उस वक्त बताई थी वो मॉडर्न एटॉमिक मासेस के बहुत क्लोज हैं। और उसके अलावा इन्होंने एलिमेंट्स को सिंबल देने का सिस्टम भी मुतारफ करवाया था। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने हिस्ट्री ऑफ एटम को डिटेल में पढ़ा है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो में आपको टाइम पे मिलती रहें। तो अब हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।